बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा सकती है, कहा भी कुछ कहा जा सकता है, नारे हम दे सकते हैं, नारे हुए हैं इस देश पर, नारों पर सरकार बनी है। गरीबी हटाओ देश बचाओ, इस पर सरकार बन गई 1977 के बाद। लेकिन स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश का गरीबी का प्रतिशत क्या रहा? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी वो गरीबी रेखा के नीचे किस तरीके का जीवन जीती थी। पहले क्या था? उसूली हुआ करती थी। हजरतगंज मार्केट का इतना पैसा, चारबाग की मार्केट का इतना पैसा, न देने पर व्यापारी को गोली मार दी गई। बहन और बेटियां, इनको घर के अभिभावक ये कहा करते थे कि बेटा शाम हो गई, अंधेरा हो गया, आप घर से नहीं निकलेंगे। ऊंचाहार ही मेरी कर्मभूमि रहेगी, ऊंचाहार ही मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया। बाकी पार्टी नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। लोकतंत्र में हम और आप नंबर नहीं देते। लोकतंत्र में जो सामने बैठे लोग हैं ये तय करते हैं कि लोकतंत्र में किसने अच्छा काम किया। हमारी कॉपी को जांचने का काम जनता करती है, सामने बैठे हुए लोग करते हैं। 17 में उन्होंने कॉपी जांची और नंबर क्या दिए? 46। अगर हमने बहुत अच्छा काम किया होता तो 46, अगर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया होता तो 46 क्यों मिलता? बहुत बढ़े हम लोग, उसमें भी जीत करके आए। 2 मंडलों और 3 मंडलों में अकेले जीत करके आए। काश आपने इसका ध्यान दिया होता कि समाज के हर वर्ग के लोगों को समायोजन करना है, उन लोगों को समायोजन करना है जिनकी मेरिट अच्छी है, जिन्होंने पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई किया है, जिनके माता पिता ने गेहूं और चावल बेच करके बच्चे को पढ़ाया है। क्या उनको उसमें चयन होने का अधिकार नहीं था? और जब आप सत्ता से बाहर रहेंगे तो आप पीडीए की बात करेंगे। किस पीडीए की बात करेंगे? आज पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप ये देख लीजिए, आज सरकार फ्री राशन दे रही, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं। उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है जिनसे जो सहमत नहीं रहते भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। ऊंचाहार मनोज पांडे के लिए चुनावी अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक अड्डा नहीं है, मेरे लिए सेवा और सम्मान का एक मंदिर है। अब बात करते हैं सियासत की, क्योंकि सियासत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने पद से ज्यादा अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा ही चेहरा हमारे बीच में है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लगातार विधायक बन रहे मनोज पांडे की, जो इस वक्त योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। बहुत कम वक्त है उनके हाथ में, जिस विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है वो उसको किस तरह से निभा पाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ उनके साथ करवट बदलती सियासत की भी। तो मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हम कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी को और साथ में हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक को। तो विकसित यूपी बैठक, यूपी तक का जो कानपुर चैप्टर है, इसमें एक बार फिर स्वागत है आपका। और हमारे साथ योगी सरकार में बिल्कुल नए मंत्री के तौर पर शामिल नागरिक आपूर्ति और खाद्य रसद विभाग, प्राइस कंट्रोल, मनोज पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज पांडे जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपने नई मंत्रिमंडल की शपथ ली है, काम करने का समय बहुत कम है, प्राइस कंट्रोल आपके जिम्मे है और नागरिक आपूर्ति तो है ही है, करोड़ों लोगों का राशन। तो क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए अभी, और क्या सचमुच लोगों को राहत कुछ मिलने वाली है आपके विभाग में आपके आने से, क्योंकि आपके पहले ये मुख्यमंत्री जी के पास था? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि समय कम है। ये एक ऐसा विभाग है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में लगभग 16 करोड़ 80 लाख लोगों को बहुत अच्छी और बेहतर सेवाएं आज भी दे रहा है। जहां हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी योजना जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद इस देश के साथ खड़े होकर के उनको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की योजना शुरू की। उससे भी ज़्यादा बड़ा अगर हम काम देखें तो आज इस देश में लगभग 62.9% लोग कृषि आधारित लोग हैं, जो कृषि पर निर्भर है, और भारत ही कृषि पर निर्भर देश है। उनके किसानों के, अन्नदाताओं के उत्पादन का मूल्य सही रेट में लेना, सही एमएसपी का निर्धारण करके उनको सही उत्पादन का मूल्य देना, ये दोनों काम
आज ये विभाग बहुत अच्छे ढंग से 9 साल से कर रहा है काम। और मैं समझता हूं कि ये जो भी 9-10 महीने हम लोगों के पास हैं इसमें लगातार विभाग अच्छा काम कर रहा है जनता के लिए। इसमें और गति देना और इसमें अगर कोई आवश्यकता, क्या करेंगे आप, मतलब अपने विभाग में नया क्या आने वाला है जो लोग देख सकते हैं? पीडीएस विभाग है, मतलब सरकार मुफ्त दे रही है राशन, आप और क्या ऐड करने जा रहे हैं? नहीं, मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हूं, मैं सरकार का ही एक अंग हूं और सरकार जो दे रही है वही बहुत अच्छा, और उसे ये कह लीजिए कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को देख करके भारत के प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। उसे और आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गनिर्देशन में आने वाले दिनों में इसमें और अच्छा आपको बहुत दिखाई देगा। लेकिन मनोज जी, बड़ी चर्चा थी जिस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में आप लोगों ने शपथ तो ले ली, लेकिन हफ्ते भर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा कि किसको क्या विभाग मिलेगा। बड़ी चर्चा हुई कि बड़े बड़े विभाग मिलेंगे, सबसे अच्छा विभाग कहा जाता है कि आप ही को मिला। तो इसकी क्या वजह है कि जितने विभाग बटे आपका विभाग उसमें सबसे अच्छा है, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने अपने विभाग से निकाल करके दिया? अब मेरा मानना है कि राज्य सरकार के अधीन कोई विभाग अच्छा और खराब नहीं होता है। जो भी विभाग हैं वो सब राज्य की बेहतरी के लिए, जनता की खुशहाली के लिए होते हैं। और हमें भी जो एक कार्यकर्ता के रूप में सरकार ने और पार्टी ने काम दिया है उसको पूरी जिम्मेदारी से और जनता का हित सामने रख करके उसे हम करेंगे। और इसके लिए आभार है हमारे नेतृत्व का, उसने जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का पूर्णतया ईमानदारी से, पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे। और पहले भी मैं जहां रहा हूं, पहले भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा, आईटी मिनिस्टर रहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहा, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, माइनर एजुकेशन विभाग का मिनिस्टर रहा। तो जहां पर भी हमें काम करने का अवसर मिला है वहां पर कोशिश ये किया है कि जनता आज भी कहती है उससे जुड़े लोग कि अच्छा काम करके मनोज पांडे ने। हाँ, लेकिन बड़ी चर्चा थी कि आपको ऊर्जा दी जा रही है और बहुत सारा मामला फंसा भी रहा। और ऊर्जा विभाग में जिस तरीके की नाराजगी, विभाग ने लोगों में बिजली को लेकर जो नाराजगी, आपने पहले ही हाथ जोड़ लिया, भाई मैं ये विभाग नहीं लूंगा। कितना सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि हम सब वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता के नुमाइंदे हैं और जनता का जो विश्वास रहता है, जमीन पर काम करने पर विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि चौथी बार जनप्रतिनिधि हैं, जनता मौका देती है और जनता के ही आशीर्वाद से हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। तो हम तो इसमें जनता को धन्यवाद देंगे और अपनी पार्टी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देंगे। लेकिन मनोज जी, आपका जब बैकग्राउंड देखते हैं, लोग जब चर्चा करते हैं, तो आपका बैकग्राउंड समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड है। पूरी तरीके से मुलायम सिंह के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हुए आप हैं। अखिलेश यादव के साथ आपने लंबा काम किया। आपको लगता है कि वो जो आपके साथ, जो सपा के साथ का आपका कार्यकाल था, उसको आप एसेट समझते हैं या आपको लगता है कि वो बैगेज है आपके लिए? नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में या जनता के हितों के क्षेत्र में हम लोग जो काम करते हैं वो एसेट्स है। हम लोगों ने जनता के हितों के लिए फैसले लिए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आप हमारी अगर बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो आप काफ़ी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। हमारे संघर्षों को भी देखा है आपने, हमारे कार्यों को भी देखा है आपने, कार्य करते हुए भी देखा है। तमाम अनुभव होते हैं और वो अनुभव कभी जाया नहीं जाते हैं। ज़मीन की जो हकीकत है वही अगर पत्रावली पर आए और उसमें जब अंतर होता है तो हम लोगों को उसको तुरंत हम लोग उसको देख लेते हैं, समझ जाते हैं। तो जनता में जब हम लोग खेतों में रह करके, खेत की मेड़ों पर खड़े होकर के, गांव में गरीबों के बीच में रह करके, गरीब बस्तियों में रह करके, उन लोगों के भी बीच में रह करके जो आज़ादी के इतने लंबे समय बाद अब उन्हें इंसाफ मिला है,
उनके बीच में भी हम लोग रहे, उनके अभावों को भी देखा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा सकती है, कहा भी कुछ कहा जा सकता है, नारे हम दे सकते हैं, नारे हुए हैं इस देश पर, नारों पर सरकार बनी है। गरीबी हटाओ देश बचाओ, इस पर सरकार बन गई 1977 के बाद। लेकिन स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश का गरीबी का प्रतिशत क्या रहा? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी वो गरीबी रेखा के नीचे किस तरीके के जीवन जीती थी। हमने उन चीज़ों को देखा है गांव में, जब हमारी माताएं बहनें एक साड़ी हुआ करती थी और एक साड़ी को धुल करके गीली पहन लिया करती थी। हमने किसानों को पेड़ों पर लटक करके करते हुए देखा है, हमने ऐसे घरों को देखा है जहाँ पर 2 जून की रोटी नहीं बनती थी, 1 जून की रोटी उन्हें बनती थी। हमने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को देखा है, हमने एजुकेशन की स्थिति देखी। यदि मैं भी एक उन स्कूलों में पढ़े हैं जिसको मॉडल स्कूल कहा जाता था, जहाँ हम लोग टाट पट्टी अपनी ले करके जाते थे। आगे की एजुकेशन हम लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज में लिया, हायर एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लिया। लेकिन आज हालात बदले कि नहीं बदले? ये हालात बदले हैं तो उन पर भी चर्चा होना चाहिए। हम तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपने जो नाम रखा है अपनी सीमेंट का, बहुत अच्छा नाम आपने रखा है। आज क्या यूपी परिवर्तित नहीं हुआ? यूपी में जो ये घटनाएं रोज होती थी, भूखमरी के कारण 6 लोगों की मौत हुई, किसान को, अन्नदाता को उसके उपज का मूल्य नहीं मिला, उसने कर लिया। जहां हम देश में नारा लगाते हो जय जवान जय किसान, वहां किसान कर रहा था। अब सब बदल गया। मैं निश्चित तौर से कहता हूं, पूरी मजबूती से कहता हूं कि काफी कुछ बड़ी संख्या में आज बदलाव आया है और सरकार उसे चुनौती मान रही है कि जहां अभी हमें काम करना है, आज उस तरफ सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। एक राज्य में अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे उद्योग के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए एक सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए था। पहले क्या था? वसूली हुआ करती थी, हजरतगंज मार्केट का इतना पैसा, चारबाग की मार्केट का इतना पैसा, न देने पर व्यापारी को गोली मार दी गई। बहन और बेटियां, इनको घर के अभिभावक ये कहा करते थे कि बेटा शाम हो गई, अंधेरा हो गया, आप घर से नहीं निकलेंगे। उद्योग, कितने उद्योग पलायन हो गए? 23,000 उद्योग पलायन हो गए, लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में। कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज उत्तर प्रदेश में एक बता दीजिए उद्योग पलायन हो रहा हो। आज एक ऐसी कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया कि अगर कोई गुंडा मवाली अगर किसी बेटी और बहन और किसी बहू की इज्जत पर हाथ डालने को सोचता है, 1000 बार उसे सोचना पड़ता है कि अगर इस चौराहे पर हमने घटना की तो अगले चौराहे पर उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस फूल माला लेकर के खड़ी होगी और वो फूल माला उन्हें किन स्थितियों में ले जाएगा, इसकी कल्पना आज उत्तर प्रदेश के वो लोग कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को जेब में लेकर के चलते थे। आज उद्योग पनप रहे, फूल रहे, एक भय का वातावरण खत्म हुआ, एक कानून व्यवस्था का राज हुआ। आज आप देखिए कितनी बड़ी अभी गेहूं की, तो लगता है जो आप बातें कह रहे हैं 2027 में यही मुद्दे होंगे, कानून व्यवस्था जो सरकार ने काम किया है, और एक बार फिर 2027 में आपकी सरकार आएगी, क्योंकि 2024 बहुत बुरा गुजरा है। सवाल ये है, हम तो कुछ सरकार में मंत्री थे 12 से 17, आप जानते हैं लोकतंत्र में हम और आप नंबर नहीं देते। लोकतंत्र में जो सामने बैठे लोग हैं ये तय करते हैं कि लोकतंत्र में किसने अच्छा काम किया। हमारी कॉपी को जांचने का काम जनता करती है, सामने बैठे हुए लोग करते हैं। 17 में उन्होंने कॉपी जांची और नंबर क्या दिए? 46। अगर हमने बहुत अच्छा काम किया होता तो 46, अगर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया होता तो 46 क्यों मिलता? बहुत पढ़े हम लोग, उसमें भी जीत करके आए, 2 मंडलों और 3 मंडलों में अकेले जीत करके आए। उसमें क्या नंबर दिया? 111। रिजल्ट लोकतंत्र में जनता देती है, कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। और आज अगर आप देखें 14, 17, 22 क्या रिजल्ट्स रहे? ये रिजल्ट्स आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुशासन के रहे, उनकी सोच के रहे। आज दुनिया में कौन सा 27 तो 2027 आपको लगता है कि आप लोग बड़े तरीके से जीतेंगे या चैलेंजेज आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पीडीए की बात कर रहे हैं, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आपके लिए ये चैलेंज नहीं है 2027? नहीं, सवाल ये है कि जब आप मलाई खा रहे हो
तो 4 लठैत बैठा दें कि आप इधर कोई देखने भी ना पाए। सिपाही की भर्ती हुई तो क्या हुआ, सिंचाई विभाग की भर्ती हुई तो क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी की भर्ती हुई तो क्या हुआ, सहकारिता की भर्ती हुई तो क्या हुआ। उसमें भी काश आपने इसका ध्यान दिया होता कि समाज के हर वर्ग के लोगों को समायोजन करना है, उन लोगों को समायोजन करना है जिनकी मेरिट अच्छी है, जिन्होंने पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई किया है, जिनके माता पिता ने गेहूं और चावल बेच करके बच्चे को पढ़ाया है। क्या उनको उसमें चयन होने का अधिकार नहीं था? और जब आप सत्ता से बाहर रहेंगे तो आप पीडीए की बात करेंगे। किस पीडीए की बात करेंगे? आज पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप ये देख लीजिए, आज सरकार फ्री राशन दे रही, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं, उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है जिनसे जो सहमत नहीं रहते भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। आज सड़कें बन रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे देने वाला राज्य है। अगर आप देखें जितनी इंडस्ट्रीज इन अगर 5 सालों में आप देख लें, जो एमयू साइन हुए हम लोगों के, उसके अगेंस्ट देख लें कितना आज पैसा आ चुका है, कितना निवेश हो चुका है। उनके आंकड़े, हम आंकड़े बता सकते हैं, हमें कंठस्थ है, लेकिन रिजल्ट्स जो सामने आ रहे हैं वो रिजल्ट्स तो एक बढ़ते हुए विकसित यूपी के ही आ रहे हैं। लेकिन विकसित यूपी की बात सरकार के स्तर पर हो रही है, आप उसके आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर जनता जातियों पर वोट करती है। और पिछला, पूरी जनता की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन जातियों पर वोट होते हैं। अब आप देखिए कि ब्राह्मणों की नाराज़गी, और ब्राह्मणों की नाराज़गी के बाद यूजीसी बिल जैसा एक बिल आ जाना, आपको लगता नहीं है कि एक नाराज़गी है और आप मंत्री बने हैं तो बड़ी कुछ जिम्मेदारी आपको दी होगी पार्टी ने? देखिए, जहां तक आपने ब्राह्मण की बात की, एक समुदाय की बात की, तो मैं इस पे जरूर आपसे को जवाब देना चाहता हूं। इस समाज का एक बहुत प्राचीन इतिहास है। इस समाज ने, नाराजगी है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। इस समाज ने कभी व्यक्तिगत अपने लिए कभी कोई काम किया ही नहीं। यही वही समाज है जो कभी एक ऋषि बनकर के, एक मुनि बनकर के, एक तपस्वी बनकर के अपने पूरे जीवन को पूरी सृष्टि के लिए, ना केवल मानव जात के लिए बल्कि पशुओं पक्षियों के लिए भी इसने आशीर्वाद देने का, उनके कल्याण की बात किया है। कभी एक शिक्षक के रूप में, कभी मंगल पांडे के रूप में, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में, कभी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में। इसने देश को, राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए इसने काम करने का काम किया है। सनातन का ध्वजावाहक रहा है ये। तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि जो लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलवाते हों, भगवान राम के बारे में अशब्द बोलते हों, जिस राम को हम प्रातः भी नाम लेकर के उठते हों, उन्हीं से हम दोपहर करते हों और रात्रि उन्हीं से करते हों, जन्म उन्हीं से करते हों, मोक्ष उन्हीं से पाते हों, उस भगवान राम की रामचरितमानस को जिन्होंने जलवाया, प्रभु राम के बारे में, माँ सीता के बारे में, माँ गंगा नदी के बारे में, उस गंगा नदी के बारे में जिसकी एक बूंद भी जल घर में आ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि हम पवित्र हो गए। उस गंगा नदी को नाला कहने वाले लोगों को ये समाज उनके साथ खड़ा होगा? इस समाज ने नहीं देखा कि क्या हुआ। ये समाज खूब अच्छी तरीके से जानता है। और इस समाज का कभी निर्णय जो अन्य लोगों को भी दिशाएं देता रहा हो अपने ज्ञान से, उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता। वो निर्णय सही लेता है, वो राष्ट्र के साथ रहेगा, सनातन के साथ रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए मनोज पांडे जी को भी लगाया गया है। मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं। मैं उनका सबका बेटा हूं, उनका भाई हूं, उनका सहयोगी हो सकता हूं, उनका सारथी भी कहीं हो सकता हूं, उनके सुख दुख में खड़ा होने वाला भी हो सकता हूं। मैं उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता, उन्हें रास्ते नहीं बता सकता, उनसे ज्ञान लेता हूं, उनके रास्ते पर चलता हूं। और न केवल ब्राह्मण बल्कि किसी के साथ कभी अन्याय होता है, मनोज पांडे उसकी बात को रखते हैं, उसकी मदद में खड़े रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। तो हम तो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये समाज ये कभी गलत ना रास्ते पर चलने के लिए किसी को कहा है
और न इतिहास रहा है कि गलत रास्तों पर चला। डैमेज कंट्रोल में लगे हैं ना आपकी जो चीजें नहीं, पार्टी से लग रहा है कि थोड़ी नहीं, छिटक गई हैं, जो कहीं नाराजगी कहीं कोई है उसको आप दूर करने में डैमेज होगा तो उसे कंट्रोल करने की बात की जा सकती है। मैंने कहा कि जो स्वतः ही उसका नेतृत्व करता रहा हो राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए और उसका ध्वजावाहक हो, उसमें डैमेज का तो सवाल ही नहीं होता। आज वो सब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो 2027 का जो चुनाव होगा, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहे हैं आप लोग? जाहिर है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और हमने कहा, उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर के डेवलपमेंट की जो एक बहुत लंबी लकीर खींची है। आज हमें खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खींची गई लकीर का अनुसरण आज देश के तमाम अन्य राज्य कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। हमारी तमाम योजनाओं को आज अन्य सरकारें उसका अनुसरण कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की में आदरणीय योगी जी ने जिस ईमानदारी से, न उनका कोई अपना है न कोई पराया है, वो तो जो कुछ कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सौभाग्य है भारत का कि आज देश का नेतृत्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनका सब कुछ ये देश है, देश के लोगों के लिए है। उनका केवल नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, बल्कि इसे आज यथार्थ वो जीवन में और जमीन पर ला करके दिखाने का काम उन्होंने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने किया। तो फिर मेरा ये भी सवाल है कि आप फिर चुनाव जब लड़ेंगे 2027 का, तो उसी ऊंचा हार से लड़ेंगे जहां से आप लगातार जीत रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब समीकरण वहां बदल गया है। पहले तो जो सपा का समीकरण था आपको जिता लेता था, अब जो दूसरा समीकरण है वो आपके लिए आसान है कि भारी पड़ेगा? नहीं, मैं समीकरण से तो कभी चुनाव जीता ही नहीं। मैंने 2 महीने पहले आपके एक इंटरव्यू में बड़ी आदरपूर्वक आपसे कहा था, ऊंचा हार मनोज पांडे के लिए चुनावी अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक अड्डा नहीं है, मेरे लिए सेवा और सम्मान का एक मंदिर है। वहाँ कभी समाजवादी पार्टी का भी कोई समीकरण नहीं था और आज़ादी से लेकर के 2012 तक, जब तक ऊंचा हार बना नहीं था, कभी समाजवादी पार्टी वहाँ से सम्मानजनक लड़ाई भी नहीं लड़ पाई। मनोज पांडे ही को वहाँ के बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, साथियों ने, गरीबों ने मदद किया और हमें वहाँ से लगातार विधायक बनाया। और ऊंचा हार ही मेरी कर्मभूमि रहेगी, ऊंचा हार ही मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया। बाकी पार्टी नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा, लेकिन ऊंचा हार ने सदैव अपने बेटे का सम्मान बचाया है, बेटे को सेवा करने का अवसर दिया है और ऊंचा हार ही हमारी कार्यक्षेत्र। उसके पहले हमारे कार्यक्षेत्र कई और रहे, कई जगह से हम चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। मैं रायबरेली शहर से भी 2 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रहा और कई पदों पर रहा, लेकिन ऊंचा हार इस 2027। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे कि 2027 चुनाव में आप बीजेपी और अपनी पार्टी की स्थिति कैसी देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी टक्कर है। क्या आपको लग रहा है क्या एक बार फिर प्रचंड बहुमत आएगा या आप देखिए, मैं न केवल ऊंचा हार की बल्कि मैं आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे सौभाग्य मिला है, कई राजनीतिक महत्वपूर्ण पदों पर, कई संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला है। संगठन में भी बड़े पदों पर हमने काम किया है पीछे। तो प्रदेश में कम से कम हम 3 से 4 बार, न केवल हेलीकॉप्टर से, बाई रोड भी, पैदल भी, हम पूरे उत्तर प्रदेश को घूमे हैं। आज जनता जनादेश देती है। मैंने कहा कि कुछ लोग नंबर्स नहीं दे सकते, यही लोग तो थे जो पश्चिम बंगाल में कहते थे हैं रहेंगी, कोई हटा नहीं सकता। ये चुनौती किसको थी लोकतंत्र में? ये चुनौती डेमोक्रेसी में जनता को थी और जनता ने रिजल्ट्स क्या दिए? प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना करके उसने बताया कि आज केवल एक राज्य नहीं, पूरे देश के लोगों को मोदी जी के ऊपर विश्वास है,
विश्वास ही राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। हमारे और हमारे मतदाता के बीच में अगर सबसे मजबूत कोई कड़ी है तो वो विश्वास है, जिसको आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने बनाया है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ 2027 के रिजल्ट्स भी आएंगे, हम आप फिर बैठेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता फिर बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में बनाने जा रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी के देखरेख में, उनके दिशा निर्देशन में और योगी जी के नेतृत्व में। बहुत शुक्रिया मनोज पांडे जी। तो हमारे साथ थे नागरिक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा रसद मंत्री मनोज पांडे, और इन्होंने सियासी बातें भी की और अपने विभाग की भी बातें की। कहा 27 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत आएगा। बहुत शुक्रिया सर। जी, बात बहुत करने के बहुत लिए। धन्यवाद।